हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एकेडमिया बायोलॉजी एंड दिस इज सचिन अंतिम। तो पिछली बार हमने करा था लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। आज हम शुरू करने वाले हैं गैसियस एक्सचेंज से। इन ह्यूमन बॉडी द गैसियस एक्सचेंज ओकर एट टू प्लेसेस। फर्स्ट एट द एल्वियोलर गैसियस एक्सचेंज, एल्वियोलर एक्सचेंज, alveolar exchange, and second is the tissue level gaseous exchange. जो आपका एल्वियोलर एक्सचेंज है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड जो आपका टिश्यू लेवल वाला दिस इज योर इंटरनल रेस्पिरेशन. In alveolar exchange, the exchange occurs between the alveolar air and the deoxygenated blood through the diffusion membrane. जो आपका alveolar level पे exchange होता है वो किस किस में होता है? This is occurs between alveolar air and deoxygenated blood. Deoxygenated blood. Through diffusion membrane. Through diffusion membrane. ये आपका एल्वियोलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में आपका एक्सचेंज होता है एंड थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. जो आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है तीन चीजों से बनी होती है, मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स. मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स. तो वो देख लेते हैं कौन सी लेयर है. तो मान लीजिए आपका एल्वियोलाई है इस तरह से. ये जो आपकी फर्स्ट लेयर है वो आपकी एल्वियोलर एपिथेलियम. ये हो गई आपकी फर्स्ट लेयर, दैट इज एल्वियोलर एपिथेलियम. एल्वियोलर एपिथेलियम. देन उसके बाद सेकंड लेयर आती है आपकी जो ये है आपकी सेकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंड लास्ट में जो आपकी आती है, मान लीजिए ये आपकी कैपिलरी है. और ये आपकी कैपिलरी की एंडोथेलियम है. तो आपकी जो थर्ड लेयर है वो आपकी कैपिलरी एंडोथेलियम. कैपिलरी एंडोथेलियम आपकी कैपिलरी की एंडोथेलियम. तो ये आपकी तीन लेयर्स है जो आपके गैसियस एक्सचेंज में आपकी हेल्प करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं. तो यहीं पे आपने एक चीज और सुनी होगी, पार्शियल प्रेशर क्या होता है. देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज द प्रेशर ऑफ दैट गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस. मान लीजिए ये आपके पास बहुत सारी गैसेस हैं. ब्लैक कोई गैस है, रेड भी कोई आपकी अलग गैस है, एंड ये दो भी आपकी कोई गैसेस हैं. तो अगर इस गैस के मिक्सचर में ये आपका क्या है, गैसियस मिक्सचर है. मान लीजिए गैसियस मिक्सचर. इस गैसियस मिक्सचर में आपके पास चार अलग अलग गैसेस हैं. इस गैसियस मिक्सचर में मान लीजिए पर्टिकुलरली हम इस रेड वाली गैस को ले लेते हैं. तो इस मिक्सचर में ये जो रेड वाली गैस अकेली कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. दिस इज द
पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, मतलब इज द प्रेशर ऑफ अ गैस, pressure of a particular gas, or we can say individual gas, is the partial pressure of a particular gas in a mixture of gas, in a mixture of gas. कहने का मतलब है एक गैस, कोई गैस का मिक्सचर है, उस गैस में जो एक इंडिविजुअल गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो देखो इसमें दो आपके आते हैं, जो आपकी O2 होती है उसका पार्शियल प्रेशर दैट इज PO2 इज इक्वल टू नियर अबाउट 159 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.03। ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जो आगे हम पढ़ने वाले उसमें आपकी काम आएंगे। फिर यहीं पे आपने एक चीज और सुनी होगी, दैट इज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ये कौन सा स्पेस होता है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस? द पार्ट ऑफ respiratory tract that is not involved in gaseous exchange, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो पार्ट है जो गैसेस एक्सचेंज में कोई रोल प्ले नहीं करता। तो मान लीजिए ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया एंड ये आपकी मान लीजिए यहाँ पे आपकी ये एल्वियोलाई होगी, ये आपकी है एल्वियोलाई। देखो जो आपका गैसेस एक्सचेंज होता है वो आपका एल्वियोलाई के थ्रू होता है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। उससे पहले वाला जो आपका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, एल्वियोलाई से पहले वाला, यहाँ पे कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। तो एल्वियोलाई से पहले वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो पार्ट जहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता, उस पार्ट को हम बोल देते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। और जो आपके फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है, इट मतलब एनक्लोजेस अ वॉल्यूम ऑफ नियर अबाउट 150 ml। तो जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है, इट एनक्लोजेस about a volume of 150 ml। तो जो आपका फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है उसकी वॉल्यूम होती है 150 ml। ये आपको याद होना चाहिए, आगे के कॉन्सेप्ट में आपके काम आएगा। तो इसी के साथ अपना हो गया गैसियस एक्सचेंज के बारे में ब्रीफ हो गया, पार्शियल प्रेशर पता चल गया आपको, और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज गैसियस एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए ये आपकी एल्वियोलाई है और यहां पे आपकी क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर। हर एक नॉर्मल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में जो हम एयर इंस्पायर करते हैं एक्सपायर करते हैं उसका वॉल्यूम होता है 500 ml। तो मान लीजिए हमें इसमें से 500 ml वॉल्यूम को इंस्पायर करना है, इनहेल करना है। उस 500 ml वॉल्यूम की एयर में
जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर होता है 159, जस्ट अभी बताया था। और जो आपका PCO2 होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट इज 0.03। अब इस एयर को क्या करना है, ये एयर आपकी अंदर आएगी, यहां पहुंचना है इसको एल्वियोलाई के अंदर। बट एल्वियोलाई के अंदर पहुंचने से पहले ये किससे पास करेगी, डेड स्पेस से। एल्वियोलाई से पहले वाला जो पार्ट नॉन कंडक्टिंग जो आपका पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसको हम डेड स्पेस बोलते हैं। तो मान लीजिए अब तो आप इनहेल कर रहे हो, इनहेल करने से जस्ट पहले आपने एक्सहेल भी करा होगा। अगर एक्सहेल करा होगा तो उसमें आपकी डेड स्पेस में भी तो कुछ वॉल्यूम रही होगी एयर की, दैट इज 150 ml। तो 150 ml आपकी पहले से उसमें वॉल्यूम प्रेजेंट है और 500 ml आपको इनहेल करना है। तो अब क्या होगा, ये जो आपकी फ्रेश एयर की वॉल्यूम है 500 ml, इसके इनहेल होने से पहले आपकी डेड स्पेस की जो वॉल्यूम है पहले वो आपके अंदर जाएगी एल्वियोलाई। ये कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपकी टंकी आपकी छत पे रखी, कोई पानी की टंकी होती है एंड आपका कनेक्शन उसमें नीचे है। जब आप उसमें से पानी खोलते हो तो जो आपकी पाइपलाइन है, पाइपलाइन में भी तो आपका कुछ हर बार पानी बच जाता होगा ना। तो अब दोबारा आप जब उस टैप को ओपन करोगे तो जो आपका फ्रेश वाटर है उसके आने से पहले पानी तो वो आएगा ना जो ऑलरेडी आपका पाइपलाइन में प्रेजेंट है। तो उसी तरह से इसको मान लीजिए, जो आपकी पाइपलाइन, इसको मान लीजिए जो आपकी पाइपलाइन में आपकी एयर प्रेजेंट है पहले तो ये जाएगी ना। तो पहले तो आपकी ये 150 ml एयर आपकी अंदर आएगी, 150 ml, जो कि आपकी कैसी है, फुल एयर है। और फिर जो आप फ्रेश एयर 500 ml इनहेल करने वाले हो उसमें से 350 ml तो आपकी यहां पे आ जाएगी, 150 ml आपकी दोबारा से यहीं पे रह जाएगी फ्रेश एयर। तो अंदर पहुंचेगी आपकी 350 ml एयर, 350 ml। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो आ गया आपका वही 500 ml। आपने एयर आपने 500 ml ही इनहेल करी है, बस फर्क ये आया है कि उसमें जो 150 ml है वो आपकी फुल एयर है और 350 ml है जो कि आपकी फ्रेश एयर है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद होगा जो आपकी ये एयर है जिसकी वॉल्यूम है 500 ml, इसमें जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो हो जाएगा 104 और जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो हो जाएगा 40। देखो जो आपने 500 ml इनहेल करी जिसमें 150 ml आपकी फुल एयर है, 350 ml आपकी फ्रेश एटमॉस्फेयर है, इसने दोबारा से आपकी 500 ml का क्वांटिटी बना ली। तो उस 500 ml की क्वांटिटी में ये चेंज आ गया, मतलब उसका पहले पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 159 था PO2 का, अब PO2 का प्रेशर हो गया 104 और एटमॉस्फेरिक एयर में PCO2 का जो प्रेशर था वो था आपका 0.03 एंड यहाँ पे आने के बाद आपका PCO2 हो गया 40। तो ये आपका चेंज आ गया कॉन्फ़िगरेशन में और इनके पार्शियल प्रेशर्स में, क्योंकि इसमें कुछ फुल एयर भी तो ऐड हुई है ना। उस फुल एयर के ऐड होने की वजह से आपका जो PCO2 है वो इंक्रीज हो गया और जो आपका PO2 है वो डिक्रीज हो गया। तो ये तो होगी यहां तक की अंदर की कहानी। अब देखिए गैसियस एक्सचेंज के टाइम पे क्या होता है। मान लीजिए ये आपकी कैपिलरी है, ये आपकी कैपिलरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें आपका PO2 होता है 40 और जो आपका PCO2 होता है 45। देखो ये आपकी फ्रेश एयर है और ये आपकी फुल डीऑक्सीजनेटेड एयर है। अगर इन दोनों का PO2 कंपेयर करें तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, 104 है ये 40 है। बट अगर इन दोनों का PCO2 कंपेयर करें फ्रेश एयर का और फुल एयर का, फ्रेश एयर में PCO2 40 है और फुल एयर में PCO2 आपका 45 है। सिर्फ
5 का डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इतना कम डिफरेंस होने के बावजूद भी क्या होगा यहाँ पे, जो आपकी CO2 विल मूव इनसाइड एंड O2 विल मूव आउटसाइड, डिफ्यूज होगी। जो आपकी CO2 है वो अंदर डिफ्यूज होगी और O2 आपकी बाहर डिफ्यूज होगी। इतना कम ग्रेडियंट होने के बाद भी 40 और 45 मतलब सिर्फ 5 का ग्रेडियंट होने के बाद भी आपकी CO2 अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज द solubility of CO2 is 20 times more than oxygen। ग्रेडियंट डिफरेंस इतना कम है फिर भी CO2 का डिफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो CO2 है इट इज 20 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन योर ऑक्सीजन। और ये आपका जो डिफ्यूजन है CO2 का एल्वियोलाई की तरफ एंड ऑक्सीजन का आपकी वेसल की तरफ, ये कब तक चलेगा? जब तक आपकी जो क्या है, जो आपकी PO2 है उसमें आपका PO2 ना हो जाए 95 और आपका जो PCO2 है वो ना हो जाए आपका 40। ठीक है, जब तक आपका PO2 95 ना हो जाए और PCO2 आपका 40 ना हो जाए तब तक आपका ये डिफ्यूजन यहाँ पे होगा। मतलब आपकी जो CO2 है विल मूव टुवर्ड्स द एल्वियोलाई एंड द ऑक्सीजन विल मूव आउटसाइड। जब तक PO2 95 नहीं होगा और PCO2 40 नहीं होगा तब तक ये आपका डिफ्यूजन होता रहेगा। तो ये तो हो गई आपकी एल्वियोलर के लेवल पे कहानी, दैट इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एट द लेवल ऑफ लंग्स और वी कैन से एल्वियोलाई। अब उसके बाद आता है आपका एट टिश्यू लेवल। एट टिश्यू लेवल, अब टिश्यू लेवल की कहानी आती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो अब जो ये आपका जो ये वाला जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाएगा हार्ट के पास, देन हार्ट उसको पंप करेगा या सर्कुलेट करेगा थ्रू आउट द बॉडी। तो अब क्या होगा, मान लीजिए ये आपका ब्लड आपकी वेसल्स में आ गया जिसमें आपका PO2 है 95 एंड PCO2 है आपका 40। और मान लीजिए ये आपका सेल या फिर ये कोई आपका टिश्यू, तो इसमें क्या होगा, जो आपका O2 है वो डिफ्यूजिंग होगा और यहाँ पे क्या होगा, जो आपका PO2 will changes to 40 and PCO2 will changes to 45 and ये यहाँ पे आ जाएगा आपका that will form your deoxygenated blood। PO2 is equal to 40 and PCO2 आपका 45। ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपके टिश्यू में गया, ऑक्सीजन का कंटेंट कम हुआ, पार्शियल प्रेशर कम हुआ यहाँ पे, जो कि आपका 95 से 40 हो गया और जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 था वो इंक्रीज हो गया 40 से 45 हो गया। अब जो आपका ये बना यहाँ पे जो PCO2 और PO2 हुआ है ये आपका फॉर्म करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कैरी होगा टुवर्ड्स योर हार्ट की तरफ ही आपका जाएगा एंड देन हार्ट से अगेन ही आपका आपकी लंग्स की तरफ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपका PO2 40 होगा, PCO2 45 होगा। अब यहाँ पे दोबारा से वही कहानी रिपीट होगी, जो है आपका PO2 40 और PCO2 आपका 45 है। ये आपका डिफ्यूजन के बाद आपकी यहाँ पे दोबारा से मान लीजिए आपकी ओवरऑल वही 500 ml, आपकी 500 ml क्या हो जाएगी, आपकी 4 लेयर हो जाएगी।
यहाँ भी तो आपकी जब इनहेल 500 ml हुई है तो एक्सहेल भी 500 ml ही होगी, सिर्फ पार्शियल प्रेशर्स का डिफरेंस उनमें आ जाता है। तो अब ये वही 500 ml एयर आपकी एक्सहेल होनी है, एक्सहेल 500 ml होनी है, तो क्या होगा, अब ये एक्सहेल होने के लिए दोबारा यहाँ पहुंचेगी 500 ml हवा, पर इस 500 ml हवा के एक्सहेल होने से पहले पहले आपकी 150 ml एक्सहेल होगी, जो कि आपकी कैसी है, फ्रेश एयर है, जो आपके इनहेलेशन के टाइम पे आपके डेड स्पेस में रह गई थी, ये आपकी कौन सी, फ्रेश एयर। तो पहले आपकी ये जाएगी 150 ml, जो कि आपकी फ्रेश एयर है, और फिर क्या होगा, जो आपके 500 ml आपकी कैसी है, फोल एयर है, ये आपके डेड स्पेस तक पहुंचेगी, यहाँ पे फिर से आपकी 150 ml कैसी है, फोल एयर आपकी ट्रैप हो जाएगी, डेड स्पेस में रह जाएगी, और बाहर आपकी सिर्फ 350 ml पहुंचेगी। देखो पहुंच तो बाहर अभी 500 ml ही रही है, 150 ml आपकी फ्रेश एयर एंड 350 ml आपकी फोल एयर, पहुंच तो 500 ml रही है, चेंज कॉन्फ़िगरेशन में हो गया कि ना तो वो सारी फोल है और ना वो सारी फ्रेश है, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया। और जो आप ये एयर एक्सहेल करते हो, इसमें क्या होता है, इस एक्सहेल्ड एयर में, ये क्या है, एक्सहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर, इसमें आपका PO2 होता है 116 एंड PCO2 होता है आपका 32। देखो अगर हम देखें, जो आपका PO2 है, आपकी एक्सहेल्ड एयर है, उसमें आपका ऑक्सीजन का कंटेंट अच्छा खासा है, 116 है, तो ऐसा नहीं है कि जो आप एयर एक्सहेल करते हो उसमें आपका CO2 है ही नहीं। अगर ऐसा होता कि जो आप एयर एक्सहेल करते हो उसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कई बार आपने सुना होगा जो एक्सीडेंटल केस होते हैं, या फिर जहां हमें आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करनी पड़ती है बाय माउथ टू माउथ और बाय माउथ टू नोज, तो उस केस में तो बंदे को वैसे भी मर जाना चाहिए, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, हम उसको सिर्फ CO2 देंगे तो बंदा तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसमें भी अच्छा खासा ऑक्सीजन कंटेंट होता है, इसीलिए तो उन केसेस में बंदा बच जाता है, वरना जो एक्सीडेंट की वजह से मर रहा है उसको मरना तो है ही, अगर हम उसको ऐसे हवा देते जिसमें सिर्फ CO2 का कंटेंट हो तो वैसे भी मर जाएगा, अगर O2 ना हो, पर ऐसा होता नहीं है, आपकी एक्सहेल्ड एयर में भी आपका O2 का अच्छा खासा कंटेंट होता है, इसलिए आपकी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वो काम कर जाती है। तो ये अपना सारा मैकेनिज्म था सारा। देखो यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से आपकी 150 ml आपकी फोल एयर रह जाती है, जब आप दोबारा से इनहेल करोगे 500 ml फ्रेश एयर, पहले ये 150 ml फोल एयर अंदर जाएगी, और फिर जो 500 ml आपने फ्रेश ली है उसमें से आपकी 150 ml डेड स्पेस में रह जाएगी और 350 ml आपकी अंदर चली जाएगी। तो ये आपकी साइकिल इस तरह से चलती रहती है। सो गाइज आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ट्रिकी कॉन्सेप्ट, इसमें काफी कुछ समझने का रटने का नहीं है, तो मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। If you have still any doubt, then you can ask me in the comment section. Thank you for watching me carefully. Stay tuned for the next one.